This is the video number 1 of polarization of light। तो अभी हम लोगों ने जो है कि इंटरफेरेंस पढ़ा, डिफ्रैक्शन पढ़ा, और एक लाइट का एक और फिनोमेना है कि लाइट जो है पोलराइज्ड होती है, ठीक है ना, उसमें पोलराइजेशन होता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हाइगन्स की वेव थियरी है, जिसमें हमने लाइट को एज ए वेव फ्रंट की तरह कंसिडर किया है कि लाइट जो आगे बढ़ती है वो वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ती है। और हाइगन्स ने ये माना था कि हमारी जो लाइट है वो मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसको लेकर उन्होंने डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन किया था। अब लाइट का ये जो नया फिनोमेना है कि लाइट पोलराइज्ड होती है, तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम हाइगन्स की वेव थियरी को लेते हैं और वेव को मानते हैं कि वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है लाइट, तो हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। प्रॉब्लम वहाँ होने लगी। तो फिर हाइगन्स की जो वेव थ्योरी थी उसमें जो ये कहा गया था कि लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उसको हटाया गया कि नहीं, लाइट वेव तो है लेकिन वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, वो ट्रांसवर्स वेव है। इसको मैक्सवेल ने बताया, ठीक है बेटा जी। तो मैक्सवेल ने बताया कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर में होते हैं, ठीक है ना। तो लाइट को माना गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सबसे सटीक और सबसे जो है कि सही थियरी मानी गई, लाइट को माना गया कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जितने भी ऑप्टिकल फिनोमेना है लाइट के, वो एक्सप्लेन कर दिए गए। और साथ में पोलराइजेशन ऑफ लाइट को भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान करके एक्सप्लेन कर लिया गया, ठीक है ना। तो अब लाइट को मैक्सवेल ने बोला कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो अब क्या है कि मैं आपसे एक बात बता दूं बेटा जी कि जितने भी ऑप्टिकल फिनोमेना पढ़े हैं, क्योंकि आपको पता है कि लाइट जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उसमें है। तो हम सिर्फ ऑप्टिकल फिनोमेना के केस में जब लाइट की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करके आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके चलेंगे। तो क्या है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, क्या है, लिखा मैंने कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। एंड इन ऑर्डिनरी लाइट, सिंपल जो आपके पास लाइट जो बल्ब से निकलती है, जो सन से लाइट आ रही है, उसको बोलते हैं सिंपल ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेशन इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट इन एनी प्लेन, ठीक है बेटा जी। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन को हमने लिया है, मैग्नेटिक फील्ड को हमने इग्नोर कर दिया है। जैसे मान लो यहां पर एक सोर्स है, अब इस सोर्स से लाइट निकलेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बाहर निकलेगा, ऑसिलेट करेगा। ये इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको दिख रहा होगा कि प्लेन बना है प्लेन में, लेकिन ये चारों तरफ लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन है। और ये 3D में चारों तरफ क्या है, ऑसिलेशन कंटिन्यूअस हो रहा है, जिससे कि एनर्जी क्या कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है ना। तो ये जो है कि इसे बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलेंगे बेटा जी, अनपोलराइज्ड लाइट, जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट हैं, तो उसे बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई कि भाई जो ऑर्डिनरी लाइट होती है ना, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है वो चारों तरफ करता है, ऑसिलेट करता है। अब ये जो अनपोलराइज्ड, जैसे बल्ब देखो, हमने डायग्राम दिखाया आपको है, यहाँ पे एक टॉर्च है, टॉर्च से जो लाइट निकलेगी वो अनपोलराइज्ड होगी। देखो हर जगह क्या उसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको हर जगह दिखाई पड़ रहा होगा। इसे बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। यहाँ पर एक आपके पास है पोलराइजर, जिसे बोलते हैं पोलराइड, जो क्या करता है, लाइट को पोलराइज करता है। यहाँ पर जो है कि ये पोलराइजर की एक्सिस है, ठीक है ना। इसके अलोंग जो भी लाइट आएगी वही इसमें से पास होगी और सबको ब्लॉक कर देगा। ये इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, ठीक है ना। अब इस एक्सिस के अलोंग जो भी कंपोनेंट लाइट का आएगा वो पास आउट हो जाएगा। तो लाइट कैसे निकली, देखो एक ही कंपोनेंट आ रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एक ही कंपोनेंट आ रहा है चारों तरफ। मैं आपको दिखाता हूं एनिमेशन, देखो ध्यान से, देखो आप देख रहे हो इसको ध्यान से, देखो
यहाँ पर देख रहे हो कि जब लाइट निकल रही है तो चारों तरफ निकल रही, देखो कंपोनेंट वो चारों तरफ है, ठीक है। लेकिन जब लाइट इसमें से पास होगी, जब लाइट इसमें से पास होगी तो क्या देखोगे आप, जब लाइट पास होगी देखो सिर्फ एक ही कंपोनेंट आपको बाहर दिखाई पड़ रहा है। अब वो जो क्या है प्लेन में अप एंड डाउन वाइब्रेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको इस तरीके से। ये आपकी पोलराइज लाइट है कि सारे कंपोनेंट जो है कट हो गए। अनपोलराइज लाइट के सारे कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो चारों तरफ फैला हुआ है वो कट गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन सिर्फ एक ही प्लेन में हो रहा है, तो ऐसी लाइट को बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट, सॉरी ऐसी लाइट को बोलेंगे पोलराइज्ड लाइट। ये अनपोलराइज्ड है और ये क्या है, पोलराइज्ड लाइट है। और ये आपका है पोलराइजर, जिससे जो कि लाइट को क्या करता है, पोलराइज करता है। और वही कंपोनेंट इसमें से निकल पाएंगे जो इस एक्सिस के अलॉन्ग होंगे। अभी इसको रोटेट कर दो ऐसे, ठीक है, अभी दिखाएंगे आपको करके रोटेट। तो बस अभी समझो आप ये कि इस एक्सिस के अलॉन्ग जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आएगा वो पास आउट हो जाएगा, वही ऑसिलेशन करता हुआ दिखाई पड़ेगा। और सिर्फ एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक प्लेन में वाइब्रेट करता हुआ दिखाई पड़े तो उसे बोलेंगे पोलराइज लाइट। लिखा है मैंने क्या है, रिस्ट्रिक्टिंग द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन को अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन लाइट ओनली इन वन प्लेन, एक ही प्लेन में उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, चारों प्लेन में नहीं, ओनली इन वन प्लेन, इज कॉल्ड पोलराइजेशन। एंड उसे क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। एंड प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। और जिस प्लेन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट करेगा, जो भी प्लेन होगी ना, एक ही ना प्लेन होगी, उसमें ऑसिलेट करेगा, दैट प्लेन इज नोन एज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है बेटा जी, ये थोड़ा सा एनिमेशन हमने आपको दिया कि आपको समझ बात आए मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर देखो रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास अनपोलराइज लाइट है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे कंपोनेंट हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ये रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसको बार बार ऐसे लिखने में आपको दिक्कत होगी। तो एक सिंपल तरीका बनाया गया कि अनपोलराइज लाइट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो क्या किया गया, ऊपर वाला कंपोनेंट पूरा का पूरा ऊपर की तरफ रिजॉल्व कर लिया गया। जितने भी इसमें कंपोनेंट हैं सारे कंपोनेंट को अप, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व कर लिया गया। सारे कंपोनेंट को देखो, ऊपर वाले जितने भी कंपोनेंट हैं 3D में है ना, सबको ऊपर ले लिया गया। नीचे वाले जितने भी कंपोनेंट आएंगे सबको नीचे ले लिया रिजॉल्व करके। अब बताओ आपके फेस की तरफ भी लाइट आ रही है, अगर आप देख रहे हो वीडियो को तो आपके फेस की तरफ भी लाइट आ रही है, बिल्कुल फैलते हुए, वो भी 3D में आ रही है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट को अपनी फेस की तरफ एक कंपोनेंट बना सकते हो आप। तो आपने कहा कि इसको रिजॉल्व कर लिया, तो ये यहाँ पर जो है कंपोनेंट बिल्कुल आपके फेस की तरफ एक कंपोनेंट आ गया। और एक प्लेन के अंदर भी तो है फील्ड फैलती हुई जा रही है अंदर, उसको भी हमने क्या किया, रिजॉल्व करके अंदर की तरफ ले लिया। तो पूरे की पूरे अनपोलराइज लाइट को हमने इस कंडीशन में बना दिया। ये क्या है, ये पूरा का पूरा ऊपर का कंपोनेंट जो आपने रिजॉल्व किया है, नीचे वाला रिजॉल्व किया, तो एक ऑसिलेशन ऐसे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। और एक हमने बनाया सर्कल, सर्कल का मतलब वो आउट एंड इन, प्लेन में के बाहर ऑसिलेशन और प्लेन के अंदर ऑसिलेशन है। तो इस प्रकार से पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करके हमने दो प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन को बना दिया। एक तो प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है और एक तो प्लेन के परपेंडिकुलर। और जब तक ये दोनों कंपोनेंट साथ में रहेंगे तब तक लाइट जो है अनपोलराइज्ड मानी जाएगी। अगर इन दोनों में से किसी एक कंपोनेंट को हमने क्या किया, इन दोनों में से अगर किसी एक कंपोनेंट को हमने फिल्टर कर दिया, निकाल दिया, तो सिर्फ एक कंपोनेंट बचेगा, तब लाइट मानी जाएगी कि पोलराइज्ड है। अब इसके सिंबल को आप समझ लो क्या है। इसके सिंबल में क्या है कि ये जो आपका हमने सर्कल बनाया है, इस सर्कल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और ये प्लेन में वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है बेटा जी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो अब लाइट की जो इंटेंसिटी है 50% इसमें होती है, किसमें बेटा जी, देखो 50% इसमें होगी, इस ऑसिलेशन में होगी जो ऑसिलेट कर रहा है, और 50% इसमें होगी जो प्लेन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहा है। तो लाइट की जो इंटेंसिटी होगी 100%। तो 50% किसमें इंटेंसिटी है, जो प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, और 50% किसमें है, जो प्लेन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है। तो ऐसे टोटल इंटेंसिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी ये क्या कहलाएगी, अनपोलराइज्ड लाइट। तो ये जो आगे बढ़ रही है अनपोलराइज, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, इधर की तरफ वेव बढ़ रही है और किस स्पीड से,
स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड ऑफ लाइट से ये आगे की तरफ जाती है। आई थिंक ये आपकी अनपोलराइज लाइट है, तो अब अनपोलराइज लाइट को हम ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे। और आप ये समझ लो कि इसमें दो कंपोनेंट है, एक प्लेन में और प्लेन के परपेंडिकुलर है। इन दोनों में से किसी एक को फिल्टर कर दिया तो हमारे पास पोलराइज लाइट होगी। देखो मैंने क्या बनाया है, चाहे लाइट ऐसे वाइब्रेट करे, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, तो ये भी पोलराइज्ड है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर पोलराइज लाइट है, और ये प्लेन में पोलराइज लाइट है, इसको बोलेंगे पोलराइज लाइट। रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो, जो प्लेन में लाइट वाइब्रेट कर रही है बिल्कुल, उसमें देखो दूसरा कंपोनेंट नहीं है, तो लाइट वेव ऐसे मूव करेगी, इसे बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ये कैसी लाइट है, पोलराइज लाइट है। ये भी कैसी लाइट है, पोलराइज लाइट है। तो कैसी है, पोलराइज लाइट। तो पोलराइज लाइट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, सिर्फ एक कंपोनेंट आए। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा जी। ये आपकी है पोलराइज लाइट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए कि क्या होती है, हम किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब जो बल्ब से या सन से या सिंपल टॉर्च से जो लाइट निकल रही है वो तो ऑर्डिनरी लाइट है, वो तो अनपोलराइज्ड लाइट है। तो हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम क्या है, लाइट को पोलराइज्ड कर सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है बेटा जी। तो देखिए उसके लिए हम यूज करते हैं पोलराइजर का, ये आपका क्या है बोलो, ये आपका पोलराइजर, इसका यूज करते हैं। इससे क्या है, लाइट को हम पोलराइज कर सकते हैं, हमारे पास पोलराइजर होता है, ठीक है ना। और उसको उसकी बनावट इस प्रकार से होती है जो मैंने आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है। लेकिन अगर आपके पास पोलराइजर नहीं है तब कैसे आप लाइट को पोलराइज करेंगे, उसकी मैं बात कर लेता हूं, ठीक है ना। देखो बेटा जी, पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन मेथड, लाइट को रिफ्लेक्ट करा करके हम पोलराइज कर सकते हैं, ठीक, सिंपल सी बात है। और देखते हैं कैसे। इसको जो है ब्रेवेस्टर नाम का साइंटिस्ट था, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ब्रेवेस्टर लॉ, समझ लीजिए कि ब्रेवेस्टर लॉ के लिए आपको यही लिखना है ना, ब्रेवेस्टर लॉ यही है। तो अब मतलब क्या हुआ कि आप जो सन से लाइट आ रही है या टॉर्च से लाइट आ रही है या बल्ब से लाइट जो आ रही है वो तो अनपोलराइज लाइट है। वो अनपोलराइज लाइट किसी भी इंटरफेस पे पड़ेगी, पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्रैक्ट भी होगी। अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो रिफ्रैक्ट भी होगी। मान लीजिए एयर से कहाँ आ रही है, मान लो ये एयर है और ये वाटर है, तो लाइट जब पड़ेगी तो कुछ पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट भी होगा, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट भी होगा। ऑब्वियस है, कोई प्रॉब्लम की बात तो है नहीं। तो इन्होंने क्या पाया, ब्रेवेस्टर क्या पाए कि ब्रेवेस्टर फाउंड दैट एट अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे आपने ये अनपोलराइज लाइट है, सन से आ रही है, कैसी लाइट है आपकी, अनपोलराइज लाइट है, ठीक है। तो ये क्या एंगल बनाएगा, नॉर्मल से कितनी एंगल बनाएगी आई पी एंगल बनाएगी। तो उसने कहा कि एक सर्टेन एंगल उनको मिला ब्रेवेस्टर को, जिस एंगल पर लाइट को इंसिडेंट कराने पर, इस इंटरफेस पे इंसिडेंट कराने पर लाइट जब रिफ्लेक्ट हुई तो वो कंप्लीटली पोलराइज हो गई। सॉरी, इसको फिर से रिपीट करते हैं कि आप लाइट, ऑर्डिनरी लाइट आएगी, यहां पर पड़ेगी, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा। तो जो रिफ्लेक्ट होगा वो भी अनपोलराइज्ड होगा और जो रिफ्रैक्ट होगा वो भी अनपोलराइज्ड होगा, क्योंकि लाइट कैसी है, अनपोलराइज्ड है। ये एक्सपेरिमेंट में देखा जा रहा था कि रिफ्लेक्टेड लाइट भी क्या है, अनपोलराइज्ड है, और रिफ्रैक्टेड भी क्या है, अनपोलराइज्ड है। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। और सिंपल सी बात है कि अनपोलराइज्ड आएगी तो अनपोलराइज ही तो रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन ब्रेवेस्टर ने क्या देखा कि एक सर्टेन एंगल, बार बार इस एंगल को वो चेंज करते रहे, किसको, इंसिडेंट एंगल को वो चेंज करते रहे, और उनको एक ऐसा एंगल मिला, एक ऐसा एंगल मिला, कौन सा एंगल, इंसिडेंट एंगल। क्योंकि इंसिडेंट एंगल तो हमारे हाथ में है बेटा जी, कभी हम 2 डिग्री, कभी 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6, ये हमारे ऐसे ही चेंज करते रहे। और फिर उन्होंने देखा कि एक ऐसा एंगल इनको मिला, इंसिडेंट एंगल मिला, जिस एंगल पर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल कितना बन गया, ये वाला एंगल, ये बन गया 90 डिग्री। कितना बन गया, 90 डिग्री। एक ऐसा इंसिडेंट एंगल किसको मिला, ब्रेवेस्टर को मिला, जिस एंगल पर रिफ्लेक्टेड रे और क्योंकि भाई ये रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे आई पर ही डिपेंड करेगी ना, करेगी, इसको चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। दोनों करते करते उनको एक ऐसा एंगल मिला जिस पे रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। उस टाइम पर जैसे ही दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री मिला, उस टाइम पर उनको
ये मिला कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो अब अनपोलराइज्ड नहीं रही, अब वो पोलराइज्ड हो गई। लेकिन किस एंगल पर? जिस एंगल पर दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। ये ब्रेवस्टर पाए कि एक ऐसा सर्टेन एंगल मिला जिस सर्टेन एंगल पर रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल 90 डिग्री मिला। उस टाइम पर जब रिफ्लेक्टेड रे को इन्होंने देखा, इन्होंने ऑब्जर्व किया, तो उसमें सिर्फ इनको पोलराइज्ड लाइट मिली। और वो मिला, देखो यहां पर क्या बनाया हमने, यहां पर देखो ये भी कंपोनेंट है प्लेन में और प्लेन के परपेंडिकुलर। तो यहां से जब रिफ्लेक्ट हुआ तो इसमें देखा इन्होंने कि सिर्फ प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, प्लेन के परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इसमें आ रहा है। इसमें सिर्फ एक कंपोनेंट आ गया, वो कंपोनेंट आया जो प्लेन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है, यहां भी वाइब्रेशन है, यहां भी वाइब्रेशन है, वो निकल के जा रहा है। ये लाइट कैसी हो गई? कंप्लीटली पोलराइज्ड। लेकिन ये हमेशा हर एंगल पे ऐसा नहीं होगा, उसके लिए एंगल आपका एक सर्टेन एंगल आपको लेना पड़ेगा, उस एंगल का कैलकुलेशन भी हम करेंगे। बट इन्होंने ये ऑब्जर्व किया। और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी बात कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्टेड में क्या गया? सिर्फ याद रखिएगा, आपको मैंने बताया है कि इसका 50% कहाँ होता है, इसकी इंटेंसिटी कहाँ होती है? 50%। 50% जो प्लेन में वाइब्रेट कर रही है उसमें इंटेंसिटी होती है, और 50% जो प्लेन के परपेंडिकुलर उसमें इंटेंसिटी होती है। तो लाइट की पूरी इंटेंसिटी 100% हो गई। लेकिन जब रिफ्लेक्शन हुआ तो सिर्फ रिफ्लेक्टेड लाइट में वही लाइट मिली जो प्लेन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रही है, लेकिन वो भी पूरी की पूरी नहीं आई, सिर्फ 8% इंटेंसिटी जो है रिफ्लेक्ट होकर के आई। मतलब इस पूरा का पूरा कितना? ये वाला, ये पूरा का पूरा, आपको सर ये पूरा का पूरा 50% है ना, सर्कल बनाया हमने, इसका कितना परसेंट रिफ्लेक्ट हुआ? सिर्फ 8% रिफ्लेक्ट हुआ। तो इंटेंसिटी तो कम है, लेकिन ये पूरा का पूरा एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है ना, कर रहा है रिफ्लेक्टेड लाइट, इसलिए इसको क्या बोला गया? कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट, और इसकी इंटेंसिटी बहुत ही कम थी। अब जो बची हुई है इसकी 50% कहाँ गई? जो प्लेन में वाइब्रेट वो रिफ्लेक्ट होकर आ गई, पूरी की पूरी 50% रिफ्लेक्शन में आ गई। और बची कितनी? 42%। तो 42% भी रिफ्लेक्शन में आ गई, जो बची हुई है वो रिफ्लेक्शन में आ गई। तो आप कहोगे सर ये 50% आ गई जो प्लेन में, और ये क्या है बेटा जी? ये 42% आ गई। ठीक है ना? तो इसको बोलेंगे कंप्लीटली पोलराइज्ड, और इसे बोलेंगे पार्शियली पोलराइज्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एक कंपोनेंट पूरा का पूरा है, 50% है, और एक कंपोनेंट जो प्लेन के परपेंडिकुलर थोड़ा कम है, इसलिए कहेंगे क्या है आपका? पार्शियली पोलराइज्ड लाइट है। तो ये ऑब्जर्वेशन किसने देखा? ब्रेवस्टर ने देखा। ठीक है ना? तो हमारा एम है कैलकुलेट करना क्या? कि वो एंगल जिस पर लाइट पोलराइज्ड हो रही है। ठीक है ना? तो मैंने यहां लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ देना। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं बेटा जी। मान लो आई पी वो एंगल है। आई पी मतलब क्या है? एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो बोलो जी ये वाला कितना एंगल होगा? ये वाला एंगल, ये भी आई पी होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होते हैं, तो वो अगर आई पी हुआ तो ये भी क्या हुआ? तुम्हारा आई पी हो गया। और ये कितना होगा? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये तो सिंपल आर ही होगा। इसे बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप बताओ बेटा जी, यहां से लेकर यहां, ये देखो पूरा का पूरा जो लाइन हमने बनाया है नॉर्मल, ये वो पूरा का पूरा अगर लेंगे हम, पूरा का पूरा, तो होगा 180। कितना होगा? 180। अच्छा 180 में ये दोनों जो ये वाला एंगल तो आ गया 90 डिग्री आ गया, है ना? तो बचा कितना? 90 बचा। यानी आई पी और प्लस आर, इनको सम करोगे तो 90 आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा अगर 90 है, पूरा का पूरा 180 है, उसमें से 90 निकाल दिया तो बचा कितना? आई पी और आर बचा, वो 90 के बराबर होगा। तो यहां आप लिख सकते हो कि फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द डायग्राम, ठीक है ना जी? क्या लिखोगे? फ्रॉम द डायग्राम आई पी प्लस आर इज इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है ना? हमारा एम है कि ब्रेवस्टर की उस एंगल को फाइंड आउट करना जिस एंगल पर लाइट पोलराइज होकर हमको मिल रही है। तो आई पी हमारा वही ब्रेवस्टर एंगल है या पोलराइजिंग एंगल है आपका। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ लगाते हैं।
ऊपर का ऊपर इंटरफेस लगाते हैं तो ऊपर का कितना है, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो 1 साइन आई पी इज इक्वल टू, नीचे कितना है, म्यू है, और कितना रिफ्रैक्टेड एंगल आर है, तो म्यू साइन आर। तो म्यू कितना हो जाएगा बेटा जी, सॉरी, तो साइन आई पी अपॉन साइन आर इज इक्वल टू साइन आई पी अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू, और आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, आर कितना आ जाएगा बेटा जी, 90 माइनस आई पी आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो यहाँ से कहोगे सर साइन आई पी अपॉन साइन 90 माइनस आई पी इज इक्वल टू म्यू, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा साइन आई पी अपॉन कॉस आई पी, ये आपका आ जाएगा म्यू। यहाँ से कितना आएगा, tan इक्वल टू म्यू। देखो अगर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हो यहाँ पर, तो आप आई पी की वैल्यू निकाल सकते हो, सिंपल डायरेक्ट निकल जाएगा ना। मतलब जो पोलराइजिंग एंगल है, आई पी क्या है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, तो आई पी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर गई, म्यू पर डिपेंड कर गई। आई थिंक मेरी बात समझ में आई। तो क्या बनेगा, स्टेटमेंट लिखा हुआ है मैंने नोटबुक में, देख लेना आप लोग, कि टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन गिव्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। यही आपका क्या है, ब्रेवेस्टर लॉ। क्या बेटा जी, इट इज इसे बोलते हैं ब्रेवेस्टर लॉ। ठीक है ना। तो यहां से आप आई पी को ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, tan इनवर्स म्यू के बराबर ही। तो म्यू पता है तो म्यू रख करके tan इनवर्स निकाल के आप आई पी निकाल सकते हो। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, आई थिंक आप इस बात को समझ पाए कि किस एंगल पर हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो पोलराइज होगी। ठीक है बेटा जी, अब अगले कॉन्सेप्ट में आते हैं बेटा। अब जो आपको है अगली टॉपिक है मेलस लॉ। ठीक है ना। तो मेलस ने भी क्या है कि जो पोलराइज लाइट है उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया था, उसकी इंटेंसिटी के बारे में। तो स्टेटमेंट तो मैं आपको बाद में समझा दूंगा, बट इसकी जो उसने क्या कहा था, एक्सपेरिमेंट किया था उसने, और क्या उसने निकाला था, मैं उसको देख लेता हूँ बेटा। देखो ये आपके पास कौन सी लाइट है, अनपोलराइज लाइट है, ये आपकी अनपोलराइज लाइट है, और ये आपके पास पोलराइड है जो लाइट को पोलराइज करेगा। आपको पता है कि ये कंपोनेंट क्या कर रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है, और एक प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है। तो अब इस जो है, ये जो आपका पोलराइड है, इस पोलराइड की ये पोलराइड, ये वो उसकी एक्सिस है, पोलराइड की ये एक्सिस है, यही ट्रांसपेरेंट एक्सिस है, इसी में से लाइट पास होनी है। तो अब इस अनपोलराइज लाइट का जो कंपोनेंट इसके अलॉन्ग आएगा, इसके पोलराइड के एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, वही पास होगा, और जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो पास नहीं होगा, उसको ब्लॉक कर देगा। ये जो लाइट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट प्लेन के इन और आउट वाइब्रेट कर रहा है, वो तो इससे पास नहीं होगा, और ये वाला कंपोनेंट इस लाइन के अलॉन्ग है, तो ये पूरा का पूरा पास कर जाएगा। ये लाइट बन गई आपकी पोलराइज लाइट, जो निकल के आपकी आई, क्योंकि एक कंपोनेंट इसमें से फिल्टर हो गया। अब जो पोलराइज लाइट है, मान लो उसकी इंटेंसिटी जो है आपने आई नॉट ले लिया। आई नॉट इज व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट। ठीक है ना। अभी इसकी बात करेंगे, अब यहाँ तक तो काम खत्म हो गया आपका। आपने पोलराइज लाइट ले लिया, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है। मान लो इसका जो एम्पलीट्यूड है कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। ए इज द एम्पलीट्यूड, पूरा का पूरा वाइब्रेशन हो रहा है ना ऊपर नीचे। तो आप कहोगे सर क्या है, ए इसका एम्पलीट्यूड है, पोलराइज लाइट का ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, और आई नॉट क्या है, पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी है। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब आपके पास ये पोलराइज लाइट आ गई है। ठीक है ना। और अब इसके बाद फिर हमने पोलराइड को लिया जिसका नाम है एनालाइजर। इसको हम सामने रखेंगे, इसके सामने रखेंगे अलग अलग एंगल पे। आपको पता है कि जब इस पोलराइड को या इस एनालाइजर का नाम क्या दिया गया, एनालाइजर, यही चीज़ है। बट अब ये एनालाइज करेगा कि लाइट हमारी पोलराइज है कि अनपोलराइज्ड है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, एनालाइजर। अब हमने क्या है, जब इस पूरे के पूरे एनालाइजर को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, इसकी जो एक्सिस है बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, तो ये पूरी की पूरी लाइट पास हो जाएगी उसमें से, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है।
ये जो एनालाइजर की एक्सिस है, इस एक्सिस को हमने थोड़ा टिल्ट कर दिया है थीटा एंगल से, है ना। वर्टिकल ना रख करके हमने थीटा एंगल से टिल्ट कर दिया। अगर हम यहाँ पर वर्टिकल रखते बिल्कुल इसको इसी तरीके से यहाँ रखते वर्टिकल, तो ये जो आई नॉट पूरा का पूरा पास करता है, तो यहाँ पर ट्रांसमिटेड जो आपको आई नॉट मिलता, कोई इसका मतलब तो है नहीं। हमने क्या किया, इस एनालाइजर को एक एंगल थीटा से टिल्ट कर दिया। ये वर्टिकल लाइन थी ऐसे, इसको एंगल थीटा से टिल्ट कर दिया। अब देखते हैं कि जब ये लाइट, जो पोलराइज लाइट इससे पास होगी, तो कितनी लाइट बाहर निकलेगी। पूरी की पूरी नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि जो आपका ट्रांसमिशन जो एक्सिस है, ये टिल्ट हो गया है। तो ये लाइट जब इसमें जाएगी तो यही है आपकी ये वाली लाइट, जो पोलराइज लाइट ये है ना, बनाया है रेड कलर से, ये पूरा का पूरा पास होगी। क्या? ये पूरा का पूरा तब पास होती जब इसके अलॉन्ग होती, लेकिन इसके अलॉन्ग तो है नहीं। तो यानी इस लाइट का वही कंपोनेंट इस ट्रांसमिशन एक्सिस से पास होगा जो इसके अलॉन्ग होगा थीटा एंगल। तो क्या करेंगे, इस लाइट को, ये जो है इसका एम्पलीट्यूड ए है ना, इसको हम रिजॉल्व करेंगे। एक तो ट्रांसमिशन एक्सिस के अलॉन्ग और एक ट्रांसमिशन एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो ट्रांसमिशन एक्सिस के अलॉन्ग कितना कंपोनेंट आएगा? ए कॉस थीटा आएगा। इसका कितना कंपोनेंट इसके अलॉन्ग आया? ए कॉस थीटा। क्या यही पास होगा? बिल्कुल, जो कंपोनेंट ट्रांसमिशन एक्सिस के अलॉन्ग आएगा वही पास होगा। और इसके दो कंपोनेंट है, एक तो ए कॉस थीटा और एक ए साइन थीटा। तो ए साइन थीटा क्या है? ट्रांसमिशन एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो ब्लॉक हो जाएगा वो, इसको तो जाना नहीं है बाहर, कि ये क्या है? ट्रांसमिशन एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो इंटेंसिटी का वही कंपोनेंट, यानी एम्पलीट्यूड का वही कंपोनेंट ट्रांसमिशन एक्सिस से पास होगा जो कंपोनेंट ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इसके दो कंपोनेंट, एक और ए कॉस थीटा, ये क्या है? ए साइन थीटा। ये तो ब्लॉक हो जाएगा, यही पास होगा। जब ये लाइट पास होगी तो इस तरीके से आपको मिलेगी। और ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है, इस ट्रांसमिटेड लाइट का जो एम्पलीट्यूड कितना होगा? ए कॉस थीटा होगा। कितना होगा? ए कॉस थीटा होगा। ए कॉस थीटा एम्पलीट्यूड वाली लाइट पास हो गई, तो इसकी इंटेंसिटी क्या वही रहेगी जो पहले वाली की है? नहीं, क्योंकि इंटेंसिटी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर, और एम्पलीट्यूड पूरा का पूरा पास नहीं हुआ है। ए कॉस थीटा एम्पलीट्यूड पास हुआ है, ट्रांसमिट हुआ है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या हमने मान लिया? इंटेंसिटी आई है। ये आपकी ट्रांसमिटेड लाइट है जो कि एनालाइजर से पास हुई है, ठीक है ना। तो ये बताइए जो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, वही मेलस ने बताया था कि ट्रांसमिटेड जो लाइट है एनालाइजर से, अगर एनालाइजर और वर्टिकल के बीच में कितना एंगल बना है? थीटा बना हुआ है। जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी को कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। आपको पता है कि इस एनालाइजर को हम घुमाते रहेंगे तो इंटेंसिटी कम होती रहेगी, और जब ये एनालाइजर बिल्कुल हो जाएगा वर्टिकल, हो जाएगा हॉरिजेंटल, तो इसका एक भी कंपोनेंट इसमें से पास नहीं होगा। जब ये ट्रांसमिशन एक्सिस बिल्कुल वर्टिकल ऐसे होगी, ऐसे ऐसे, तो पूरा का पूरा कंपोनेंट पास होगा, आई पूरा का पूरा हो जाएगा जी। ये वाली एक्सिस ऐसी होगी तो, लेकिन अगर यही वाली एक्सिस को घुमा करके हम ऐसे कर दें, एक भी कंपोनेंट इसका पास नहीं होगा, सब ब्लॉक हो जाएगा बेटा ना। तो वही मैं बोल रहा था। तो ठीक है, आपने कहा कि ए कॉस थीटा इसमें से पास हुआ, तो बताइए जो आपकी पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी कितनी है? आई नॉट है। क्या एम्पलीट्यूड है? ए है। तो आई नॉट क्या होता है? के इंटू ए स्क्वायर। ये पोलराइज लाइट की बात कर दी। जब इसमें से ट्रांसमिट हुआ तो पूरा का पूरा ट्रांसमिट हुआ नहीं, कुछ ही पार्ट ट्रांसमिट हुआ, जिसका क्या एम्पलीट्यूड है? ए कॉस थीटा। क्या इंटेंसिटी है? आई। अब उन्होंने कहा कि इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द एनालाइजर, जो एनालाइजर पर लाइट गिरने वाली है, ये इसकी इंटेंसिटी क्या है? आई नॉट इक्वल टू के स्क्वायर है, लिख दिया। ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम द एनालाइजर, एनालाइजर से जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ए कितना होगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। वही मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया है, इंटेंसिटी जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इसको इक्वेट करेंगे के लगाकर तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और के ए स्क्वायर को आपने आई नॉट पहले से ले रखा है। ये है आपका मेलस लॉ, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। वही मैंने स्टेटमेंट में लिखाया भी है, इसको आप लोग पढ़ना, आपको समझ में आएगा। इट स्टेट दैट द इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू अ एनालाइजर varies as the square of the cosine of the angle between the plane of transmission
ऑफ द एनालाइजर एंड द प्लेन ऑफ पोलराइजर। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको देख लेना आप लोग। और अब देखो बेटा जी, जब आपने, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पोलराइज लाइट है, ठीक है ना, और ये आपका है पोलराइजर। तो जब एनालाइजर जो है, ये आपका एनालाइजर है, ये आपकी इंटेंसिटी जो आपकी पोलराइज लाइट है, जब इसमें पास होगी और इसकी इंटेंसिटी मान लो आई नॉट है, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगी पास। क्यों? क्योंकि इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस इस आई नॉट के बिल्कुल पैरेलल है, तब ये पूरा का पूरा हो जाएगी पास। तो उस टाइम पर आपको क्या है, जब ट्रांसमिशन एक्सिस और पोलराइज लाइट की एक्सिस दोनों बराबर हो तो पूरी की पूरी इंटेंसिटी मिलेगी। तुमने क्या कहा, थीटा क्या है, इन दोनों में थीटा क्या, जीरो होगा। थीटा इक्वल टू जीरो, तो कॉस जीरो 1, आई इज इक्वल टू आई नॉट। जो आपको ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है वो बिल्कुल मैक्सिमम होगी, आई नॉट के बराबर होगी। अब बताइए इस केस में, मान लो इस केस में आपने इसको आपने क्या बोला, ऐसे आपने कहा सर ये क्या है, हमारा आई नॉट है, और आपने पोलराइजर को, आपने एनालाइजर को ऐसे रख दिया। ये है आपकी ट्रांसमिशन एक्सिस। क्या इस इंटेंसिटी का कोई भी कंपोनेंट इसके अलॉन्ग है? नहीं है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। एक भी इंटेंसिटी यहाँ पर पास नहीं होगी, नो इंटेंसिटी, और ये जीरो होगी, ये सबसे मिनिमम होगी। वही मैंने कहा था, ये फार्मूला आपका मेन है, इस पर कई बार इसमें क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो प्लीज़ इसको आप लोग पॉइंट आउट कर लेना। जिसको जो डाउट होगा वो बच्चा मुझसे डिस्कस करेगा। ठीक है बेटा जी। और बेटा आगे देखो, एक छोटा सा पार्ट है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाई स्कैटरिंग, है ना। स्कैटरिंग देखो क्या है, जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, इस मॉलिक्यूल पे लाइट जो है इंसिडेंट कर रही है। तो जब लाइट इस पर इंसिडेंट करती है तो जो है लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होती है, स्कैटर्ड हो जाती है। इसे बोलेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मॉलिक्यूल पे गिरी फिर स्कैटर्ड हुई, तो लिखा है कि हमने स्कैटरिंग की मीनिंग क्या है, इंसिडेंट ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड। पहले क्या करा, मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके फिर इसको स्कैटर्ड करेगा, री रेडिएट करेगा। लाइट इस पे पड़ी, मॉलिक्यूल ने उसको एब्जॉर्ब किया, इसके बाद क्या उसको री रेडिएट करेगा, बाहर निकालेगा। स्कैटर लाइट चारों तरफ स्कैटर्ड होने लगेगी, तो बोलेंगे इन डिफरेंट डायरेक्शन इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पता है आपको, मैंने पहले पढ़ाया भी था कि लाइट स्कैटर्ड कैसे होती है, मॉलिक्यूल पे पड़ती है, जैसे एयर मॉलिक्यूल पे लाइट पड़ेगी, पड़ने के बाद क्या है वो स्कैटर्ड होती है इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है ना। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट उसे बोलते हैं। लेकिन अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट की हेल्प से हम लाइट को पोलराइज कैसे होती है लाइट, है ना, पोलराइज लाइट कैसे मिलती है, उसको क्या देखा गया कि इट इज ऑब्जर्व दैट स्कैटर्ड लाइट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट डायरेक्शन। मतलब जो जैसे मान लीजिए अनपोलराइज लाइट आई, ठीक है ना, आने के बाद मान लो ये आपका मॉलिक्यूल है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे, ये देखिए ये आपका क्या है, ये आपका मॉलिक्यूल है, ये आपका मॉलिक्यूल है। थोड़ा मैं इसको बड़ा बनाऊंगा जिससे कि आप समझ पाओ। ये आपका मॉलिक्यूल है। अब इस पे जो है ये अनपोलराइज लाइट इस पे गिरी, तो कुछ लाइट तो हो जाएगी ट्रांसमिट, आर पार निकल जाएगी। तो जो लाइट इसे ट्रांसमिट हो जाती है वो होती है पार्शियली पोलराइज्ड। हर डायरेक्शन में जो ट्रांसमिट हो जाएगी वो होती है, ये देखा गया कि वो है पार्शियली पोलराइज। उसका मतलब क्या है कि इसमें ये कंप्लीटली पोलराइज नहीं है, इसमें कुछ कंपोनेंट कम होगा। ठीक है ना, ये होती है पार्शियली पोलराइज्ड। लेकिन जो इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर लाइट स्कैटर्ड होगी, परपेंडिकुलर, देखो वाई है ये और ये जेड है, ये आपके फेस की तरफ, ये एक्सिस आपके फेस की तरफ है। तो आप बताइए ये इंसिडेंट लाइट है, कैसी लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये लाइट इंसिडेंट लाइट है। इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर ये वाई और जेड, ये ऑब्जर्व किया गया कि इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर जो लाइट स्कैटर्ड हो रही है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड है। वाई में देखा गया तो ये आपके वाइब्रेशन मिला जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। जब जेड में ऑब्जर्व किया गया जो आपके फेस की तरफ आ रहा है उसमें क्या है, उसी प्लेन में लाइट जो वाइब्रेट कर रही है, ये भी कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट है, ये भी कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट है। और जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है उसको बोलते हैं पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। ऐसा ऑब्जर्व किया गया। तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट द स्कैटर्ड लाइट इन
द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट डायरेक्शन, है ना, ये परपेंडिकुलर इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड। कैसी है? प्लेन पोलराइज, मतलब प्लेन पोलराइज का मतलब कि एक प्लेन में वो क्या हो रही है? पोलराइज हो रही है। एंड द ट्रांसमिटेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज्ड। ठीक है ना, ये एनसीईआरटी का पार्ट है। ऐसा ऑब्जर्वेशन देखा गया। जब भी आपको देखा, आपसे पूछे कि पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग को एक्सप्लेन करो, तो आप ये डायग्राम बना करके पॉइंट आउट करोगे, ये स्टेटमेंट लिखोगे, ठीक है ना, और थोड़ी सी क्या है स्कैटरिंग के बारे में आप पॉइंट आउट कर दोगे। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है बेटा जी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसको मैं डिस्कस करने वाला था। अब आपको ये कॉन्सेप्ट और बचा है कि पोलराइजेशन बाई डबल रिफ्लेक्शन, जो डबल रिफ्रैक्शन की हेल्प से हम क्या है दिखाएंगे कि लाइट को हम कैसे पोलराइज कर सकते हैं। कोई डाउट होगा तो डिस्कस करना बेटा जी। ओके, थैंक यू बेटा।